Like, share, subscribe and press the bell icon to never miss an update from Just News. कुछ इतिहास निर्माता ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्वयं इतिहासकार भुला देते हैं, लेकिन इतिहास पर जिनकी छाप मिटाए नहीं मिट पाती, ऐसे ही एक इतिहास निर्माता थे श्यामा बाबू। He has been one of the finest parliamentarians ever produced, not only in this country, but also perhaps in any other country. उनकी पर्सनल इंटेग्रिटी जो थी अबव बोर्ड थी, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता था। वे इतिहास पुरुष थे, शिखर पुरुष थे। जीवन के अनेक क्षेत्रों में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज उनसे प्रेरणा लेकर लाखों नौजवान अपने कर्तव्य पालन में जुटे हुए हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के जज और कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर आशुतोष ने इसी विश्वविद्यालय से बंगाल में ही नहीं, सारे देश में आधुनिक ज्ञान विज्ञान की गंगा बहाई, आधुनिक भारत के निर्माता कहलाए। 1901 में सर आशुतोष की धर्मपत्नी जोगमाया देवी ने जन्म दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। बालक के कानों में धर्मपारायण माता की कृपा से हमारी धर्म संस्कृति के मंत्र गूंजते रहे। पिता और उनके मित्रों की कृपा से आधुनिक ज्ञान विज्ञान के। पिता ने उन्हें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया तो माता ने स्वधर्म का। मेधावी श्यामा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करके आगे की पढ़ाई के लिए वजीफा पाया और प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती हुए। 16 अप्रैल 1922 उनका विवाह प्रसिद्ध कवि बिहारीलाल चक्रवर्ती की पोती सुधामय देवी से हुआ। सर आशुतोष की रीत नीत को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने उन्हें विश्वविद्यालय से जोड़े रखना आवश्यक समझा। वो पहले सेनेट और बाद में सिंडिकेट के लिए चुने गए। शिक्षा अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि शिक्षाविद के रूप में जीवन शुरू हो गया। 2 वर्ष बाद श्यामा बाबू इंग्लैंड गए ताकि बैरिस्टरी करके न्यायविद के रूप में भी पिता की विरासत संभाल सके। इंग्लैंड से लौटकर श्यामा बाबू ने वकालत शुरू की और उसमें सफल भी हुए। अपने पिता की नीति पर चलते हुए श्यामा बाबू ने बांग्ला को मैट्रिक तक शिक्षा का माध्यम बनवा दिया। अंग्रेजों के विरोध के बावजूद दीक्षांत समारोह बांग्ला में संचालित करवाया और मुख्य अतिथि के रूप में बुलवाया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। लगातार 2 बार वाइस चांसलर रहने के बाद जब 1938 में श्यामा बाबू ने पद छोड़ा, तब कृतज्ञ विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डीलिट प्रदान की। उसी वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ से सम्मानित किया। श्यामा बाबू कोई ऐसा दल तलाशने लगे जो राष्ट्रवादी भी हो और बंगाल के अल्पसंख्यक हिंदुओं के हितों की रक्षा भी कर सके। अंततः वे हिंदू महासभा से ही जुड़ गए, जिसके नेता वीर सावरकर कभी क्रांतिकारी रह चुके थे। उधर हिंदू महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने बंगाल को मुस्लिम लीग के चंगुल से छुड़ाने का बीड़ा उठाया। इस सिलसिले में वो अपने पिता के जूनियर रह चुके फजलुल हक से मिले और 1941 में एक नई प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनवा दी। इसमें वो वित्त मंत्री बने। बंगाल के मिदनापुर जिले में अंग्रेजों ने आंदोलन को कुचल कर ही संतोष नहीं किया, बल्कि जब वहां के लोग समुद्री तूफान की चपेट में आ गए तो उन्हें राहत सामग्री तक नहीं पहुंचने दी। श्यामा बाबू ने फौरन इस्तीफा दे दिया और कहा कि अगर स्वतंत्रता की मांग करना अपराध है तो आज हर भारतवासी अपराधी है। इस बीच एक और कहर बरपा। बंगाल में अकाल पड़ा। अंग्रेज अधिकारी विद्रोही बंगाल को सबक सिखाने पर उतारू थे। उन्होंने ऐसी भयंकर भूखमरी होने दी कि बंग भूमि स्मशान भूमि में बदल गई। श्यामा बाबू ने प्रांतीय सरकार और प्रशासन को बेनकाब करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू किए। गांधी जी के कहने पर नेहरू जी ने श्यामा बाबू को स्वाधीन भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल किया। उन्हें उद्योग और आपूर्ति विभाग मिले।
वे कुशल मंत्री साबित हुए। लेकिन उन्हें अपने भविष्य से ज्यादा पूर्वी बंगाल के हिंदुओं के वर्तमान की चिंता थी, जिन्हें बड़े पैमाने पर भगाया जा रहा था। पाकिस्तान एक ओर अपनी धर्मनिरपेक्षता का दावा कर रहा था, तो दूसरी ओर अपने को मुस्लिम राष्ट्र भी बता रहा था। श्यामा बाबू चाहते थे कि भारत सरकार इस दोहरी नीति के विरुद्ध आक्रामक तेवर अपनाए। 1950 में नेहरू जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के साथ अल्पसंख्यकों के बारे में जो समझौता किया, उसे कमजोरी की निशानी ठहराते हुए श्यामा बाबू ने मंत्रिमंडल से तुरंत त्याग पत्र दे दिया। कुछ समय बाद अक्टूबर 1951 में उन्होंने कांग्रेस के विकल्प के रूप में भारतीय जनसंघ नामक एक नए राजनीतिक दल का गठन किया। उसके दरवाजे उन्होंने सभी नागरिकों के लिए खुले रखे। वह चाहते थे कि अब मुसलमान राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल हो। यूं तो स्वाधीन भारत की पहली संसद में जनसंघ के कुल 3 ही सांसद थे, लेकिन श्यामा बाबू की संसदीय कुशलता के कारण उन्हें विपक्ष के नेता की भूमिका मिल गई। उत्तर में कश्मीर की समस्या दिन ब दिन उलझती गई। कश्मीर के मामलों को लेकर सरदार पटेल की तरह श्यामा बाबू के भी शुरू से ही नेहरू जी से मतभेद रहे। श्यामा बाबू को यह बहुत आपत्तिजनक लगा कि भारतीय नागरिक को जम्मू कश्मीर जाने के लिए सरकारी परमिट लेना पड़ता है। वे जम्मू के दौरे पर गए। जम्मू के लोगों को मिले, श्रीनगर गए, अब्दुल्ला को मिले और अपना माइंड बनाया। बड़ी जल्दी अपना माइंड बनाते थे। उन्होंने गर्जना की कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। 8 मई 1953 को वैद्य गुरुदत्त, टेकचंद शर्मा, बलराज मधु और युवा पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वे दिल्ली से रवाना हुए। लेकिन कश्मीर में घुसने के लिए पुल पार कर रहे थे कि वहां के आईजी पुलिस ने उन्हें बिना परमिट घुसने के जुर्म में 2 महीने की गिरफ्तारी के आदेश थमा दिए। और जब वो जम्मू की सीमा पर गिरफ्तार कर लिए गए तो उन्होंने चलते वक्त मुझे कहा था कि वाजपेयी जाओ और देशवासियों से कहो कि मैं जम्मू कश्मीर में प्रविष्ट हो गया हूं, लेकिन मैंने परमिट नहीं लिया है। श्यामा बाबू को जीप में बिठाकर सुदूर श्रीनगर ले जाया गया। वहां उन्हें एक छोटे से बंगले में कैद कर दिया गया। उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। 20 जून को बताया गया कि उन्हें सूखी प्लूरसी है। 22 जून को हालत बिगड़ने पर उन्हें एक ऐसे अस्पताल में भेजा गया जिसमें ऑक्सीजन तक की सुविधा नहीं थी। वहीं 23 जून की सुबह 3:40 पर उनका दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो जाने की खबर मिली। श्यामा बाबू राजनीति में थे, लेकिन उनकी राजनीति न तो समस्या पैदा करने में विश्वास करती थी और न ही समस्याओं को अनदेखा करने में। उनकी सारी कोशिश समस्याओं का समाधान ढूंढने को समर्पित थी। I believe in the checkered history of our country. We have passed many resolutions from different political parties and platforms embodying our demands for a free and independent state for our motherland. But so far as today's resolution is concerned, it has a special significance. It is for the first time in the history of our country since we came under British rule that we have met to frame our own constitution. It is a great responsibility. In fact, as the honorable mover of the resolution reminded us, it is a solemn and a sacred task which we Indians have agreed to perform, and we propose to do so to the best of our ability.